वापस लो, वापस लो, वापस। बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा। शिक्षा का निजीकरण करने वाला नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द करो, शिक्षा सस्ती शिक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। उन्नाव कांड के दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। उन्नाव कांड के पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय। कोशिश करते हैं। और या फिर अगर हम लोग अपोजिशन में जा भी रहे हैं तो गवर्नमेंट चाहे तो वो पुलिस को ऑर्डर देकर एक गोली चलवा दे, तो एक गोली चलने के बाद तो सब तो पीछे हट जाएगा। तो बस वो अपोजिशन तक कब तक कर रहा कि बस वो जब तक वो हमारे अपोजिशन में आए तब तक हम लोग वहीं खड़े रह गए, या फिर वो गवर्नमेंट हमारे अपोजिशन में आए तब भी हम लोग खड़े हैं। तो अपोजिशन से क्या गवर्नमेंट अपना बिल या फिर लॉ हटाती है, ख़त्म करती है? ये मेरा क्वेश्चन था। ये तो इसका आंसर तो मैंने अभी सामने जो 2021 में किसान आंदोलन चला था, आप लोग देखे थे कि जो केंद्र की सरकार है उसने किसानों के विरोध में 3 कृषि कानून संसद में पास कराए थे। लेकिन किसान लोग को लगता था कि नहीं, ये जो कानून है हमारे हितों के खिलाफ है, इससे हमारा जो खेती किसानी का अधिकार है वो छीन जाएगा और बड़े पूंजीपतियों को इसमें जगह मिल जाएगी, हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया। पहले उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अपनी आवाज़ें उठाई, पर्चे बांटे, जगह जगह अपने प्रदेश में आंदोलन किया। लेकिन सरकार जब नहीं मान रही थी तो हम लोग देखे कि वहाँ दिल्ली का माने जितना सारा बॉर्डर है, माने राजस्थान से जो लोग आते हैं और जहाँ से घुसते हैं दिल्ली में, उस बॉर्डर पर बैठ गए किसान। फिर जो हरियाणा पंजाब से लोग आते हैं और दिल्ली में घुसते हैं, यानी जितना भी दिल्ली का बॉर्डर है, हाँ, उस बॉर्डर पर जा करके और लाखों की संख्या में हम खुद उस आंदोलन में गए थे और 1 महीने रहे थे। 5 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर लेकर के वो सभी बॉर्डर पर वो लोग इकट्ठे हो गए और हम लोग देखे कि मैंने सरकार जितना भी प्रयास करना है उनको, मैंने उन्होंने रोकने का किया। वो देखे यानी बड़ा बड़ा कील बिछा दिया, बड़ा बड़ा पत्थर का मैंने ये कर दिया और आने के क्रम में NH को 6-6 फीट गड्ढा खोद दिया। लेकिन किसानों के पास मैंने ट्रैक्टर था, उसने फिर से ट्रैक्टर से उसको भर करके और फिर आगे बढ़ गए और इस तरीके से वो ऐतिहासिक आंदोलन चला। और जो सरकार, केंद्र सरकार, जो मैंने हम लोग आए दिन लोगों से सुनते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि मैंने ऐसी सरकार तानाशाही है जो किसी की भी नहीं सुनती है, मैंने उनको जो मन होता है वही करते हैं। लेकिन उसको भी अगर आंदोलन अगर ढंग से किया गया तो उनको वापस लेना पड़ा। पूरे 13 महीना से ज़्यादा किसान लोग वहाँ पर अपना आंदोलन करते रहे और तब जा कर के सरकार जो है पीछे हटी। और जिस संसद से ऐसा मैंने बहुत कम बार देखने को मिला कि जो संसद से कानून बना उसी संसद से उसी कानून को निरस्त किया गया और किसान लोगों की जीत हुई। तो ये एक बड़ा हम लोगों के सामने उदाहरण है। इसके अलावा भी देखिएगा कि जो छात्र लोगों की समस्या होती है, जैसे हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में, वो तो एक बहुत बड़ा आंदोलन था, देश स्तर था। लेकिन कॉलेज विश्वविद्यालय के स्तर पर भी जो मैंने मुद्दे होते हैं इसको लेकर भी आंदोलन करते हैं। तो कभी कभी छात्रों को लाठी भी खानी पड़ती है, क्योंकि आंदोलन में जाएंगे। भले ही हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक देश का मतलब हुआ कि कोई भी माने सरकार है, शासन है, हाँ, तो हाँ अधिकार देता है। और सरकार का कोई भी कानून अगर बन गया तो अंतिम नहीं है। जैसे पहले राजा का शासन था, तो राजा कुछ भी अगर फरमान जारी कर दिया कि नहीं अमुक व्यक्ति को फांसी दे दिया जाए तो उसको फांसी पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसमें जांच पड़ताल माने सुनवाई ये का मौका है। तो उसी तरीके से अगर आपने जो सवाल किया कि जैसे हम लोग सरकार का कोई भी कानून आता है तो उसका विरोध करते हैं, तो इसका असर होता है कि असर तो होता ही है, बशर्ते कि हम लोग उस कानून के खिलाफ में मजबूत आंदोलन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अगर हम उसके साथ शामिल करते हैं आंदोलन के साथ,
तो सरकार को मजबूरन इसको वापस लेना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एआईडीएस तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आप सभी साथियों से आग्रह है, हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बिहार राज्य कमेटी के राज्याध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं इसी मौके पर। उनके नेतृत्व में और सभी स्कूल कॉलेज के छात्रों के मौजूदगी में बिहार राज्य कमेटी की ओर से एआईडीएसओ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जिस परिस्थिति में था वो साल था 28 दिसंबर 1914। कौन सी परिस्थिति रही होगी जिसके चलते उस समय एआईडीएसओ का स्थापना करना पड़ा। जैसा कि अंत में तो राज्याध्यक्ष बोलेंगे ही इस टॉपिक पे और रखेंगे ही, हल्का फुल्का इसको हम टच कर लेना चाहेंगे और बोलने के क्रम में शायद ये आ भी जाएगा। जैसा कि शक्ति जी का क्वेश्चन था कि लेफ्ट विंग के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं और फिर भी उससे अलग थलग हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग उनके साथ चलकर लड़ाई लड़ते हैं या फिर जो भी है साथ साथ चलते हैं। जो भी जिस भी टाइप की एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी में, खासकर सभी तरह के आंदोलनों में। शायद 1954 के आसपास एआईएसएफ था, उसके बावजूद एआईडीएसओ का स्थापना करना पड़ा। उससे भी थोड़ा सा हट करके देखें तो उससे कुछ सालों पहले लोगों के दिमाग में जो डाल दिया गया है कि देश को आज़ादी मिली है, ये आज़ादी लंबी लड़ाई के बाद मिली थी नहीं, लेकिन सचमुच में आज़ादी मिली थी या नहीं मिली थी यह भी एक सवाल के घेरे में है, या मिली है कि नहीं मिली है। तब जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो लोग लड़ रहे थे, जो ऑर्गेनाइजेशन लड़ रहा था, जो पार्टी लड़ रही थी, सभी लोग वादा कर रहे थे। वादा क्या कर रहे थे? समाज के प्रत्येक तबके के लोग, समाज के तबका मेरा कहने का मतलब हुआ चाहे वो छात्र समुदाय हो, किसानों का समुदाय हो, या मजदूरों का समुदाय हो, या फिर डिफरेंट समुदाय के जो लोग हो, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था सत्ता के हस्तांतरण की इस गतिविधि में। लोग नहीं समझ रहे थे कि पावर का ट्रांसफर हो रहा है, लोग समझ रहे थे हमको आज़ादी मिलेगी। किससे आज़ादी मिलेगी भाई? दमनकारी शोषणकारी नीति लाने वाली सरकार से आज़ादी मिलेगी। तो सरकार कौन थी? ये सब लोग यहाँ बैठे हुए लोग शायद हिस्ट्री पढ़े होंगे, समझे होंगे, सुने होंगे, तो अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। तो जब 1947 में पावर का ट्रांसफर के साथ दिखाती रूप से कहा जाता है कि देश को आज़ादी मिलती है, तो वो एक लोग थे, एक टीम के लोग थे, वे लोग भी थे। उसके साथ साथ लेफ्ट विंग के भी एआईएसएफ के लोग भी थे। एआईएसएफ था मजबूती के साथ, उसके बावजूद एआईडीएसओ का स्थापना क्यों करना पड़ा? कहीं ना कहीं एआईडीएसओ के जो संस्थापक रहे होंगे इस चीज़ का विश्लेषण किए होंगे या किए कि जिस टाइप का प्रॉब्लम सोसाइटी में चल रहा है और भविष्य में भी जिन टाइप की समस्याएं आएगी उन टाइप की समस्याओं का समाधान शायद ये पावर का जो ट्रांसफ़र किया गया है इसके माध्यम से मिलने वाला नहीं है। इसके लिए जिस समाज का स्थापना करने की ज़रूरत होनी चाहिए, उस समाज का लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद उस समाज का स्थापना नहीं हो पाया है इस देश के अंदर। इसलिए इन तमाम टाइप की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। ये तब होगा जब सचमुच में समस्याओं का समाधान करने वाला समाज की स्थापना कर दी जाएगी और ऐसी व्यवस्था लाई जाएगी तब। ठीक है, इस कारण एआईडीएसओ का स्थापना करना पड़ा। समय के साथ आज
लोगों के जैसा कि सत्ता के द्वारा समझाया गया, लोग समझे, लोग माने, अब तो लोग समझ बुझ रहे हैं और इसके अगेंस्ट में करें कि सचमुच में आज़ादी मिली नहीं है, ये पावर का ट्रांसफ़र हुआ है। तब समय के साथ इतने सालों में 1947 से लेकर अब तक लोग इस चीज़ को मान रहे हैं कि सत्ता बार बार कहती रही है कि दिक्कतें दूर होगी, दूर ही क्या, जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन खत्म करने या दूर करने के बजाय और बढ़ती ही जा रही है। इसी का नतीजा में हम लोग देख रहे हैं। एक नीति पहले भी आई थी शिक्षा से रिलेटेड, और हाल फिलहाल में कुछ सालों पहले भी नई शिक्षा नीति लाई गई। ये शिक्षा नीति तो और खुखार टाइप का है, जो लोगों को एक मकड़जाल में फंसा करके केवल रखेगा और केवल अंधेरे में डालने वाला ये शिक्षा नीति है। जैसा कि हमारे पहले AIDSO के मेंबर हैं लक्ष्मी, उनके द्वारा कहा गया कि देशमुख साहब एक हुआ करते थे UC के चेयरमैन। उन्होंने साफ साफ कहा था, जैसी व्यवस्था थी उसको ध्यान में रखते हुए उस व्यवस्था को और मजबूती देने के लिए कि हम शिक्षा को संकुचित करना चाहते हैं। देशमुख साहब ने कहा था, CD देशमुख ने कहा था कि हम शिक्षा को संकुचित करना चाहते हैं ताकि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या को घटाई जा सके। साफ साफ यही उनका सेंटेंस था। क्या जिस टाइप की व्यवस्था का स्थापना किया गया था उसी व्यवस्था को मजबूती देने के लिए किया गया था ना। ये समय के साथ हम लोग देख रहे हैं कि और जितनी भी टाइप की समस्याएं हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, भुखमरी की बात हो, गरीबी की बात हो, इस तमाम टाइप की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के AIDSO अपने स्थापना काल से अब तक लड़ता रहा है सभी जगह पर। आप लोग सुने होंगे कि एक मेडिकल कॉलेज है बंगाल के अंदर, RG कर मेडिकल कॉलेज, जिसमें कितनी गंभीर घटना घटी है। उसके खिलाफ भी AIDSO मजबूती से लड़ा है और जीत मिली है। उसके अलावा जगह जगह पे, हर जगह पर, हर यूनिवर्सिटी में, ज़्यादातर कॉलेज में AIDSO लड़ाई लड़ा है। लड़ने के पीछे कारण है शिक्षा तो बचे ही, उसके साथ साथ संस्कृति भी हमारा बचे, जो सचमुच में मानव को मानव बनाए और मानव को जिंदा रहने वाला, मानव में मानवीय मूल्यबोध बचे, इंसानियत बचे। इस टाइप की शिक्षा भी चाहिए और संस्कृति भी चाहिए इसको लेकर के। और हम लोग अभी तक लड़ रहे हैं, भविष्य में भी इसको लेकर के लड़ेंगे। बस यही स्थापना दिवस के मौके पे हमें कहना है, AIDSO का स्थापना दिवस जिंदाबाद। कटाई पर रोक लगाओ, शिक्षा को बाजार का वस्तु बनाने वाली नई शिक्षा नीति को वापस लो, शिक्षा को कॉर्पोरेट के हवाले करने वाली नई शिक्षा नीति को वापस लो। जिंदाबाद 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 संगठन AIDSO जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शिक्षा बजट में कटौती ही कर रहा है, जहाँ बढ़ाने की बात थी वहाँ कटौती कर रहा है। और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि पिछला जो बजट पास हुआ है उसमें शिक्षा के मद में
केंद्रीय बजट का मात्र 2.54% ही खर्च हुआ। जहां बात थी कि कम से कम 10% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, बीच में 4% तक पहुंच गया था, लेकिन अब घटते घटते फिर 2.54% हो गया। तो आप सोच करके देखिए ये नई शिक्षा नीति क्या छात्रों के हित में है। फिर हम बात करते हैं कि जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव माने ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन माने हाईलाइट करते हुए कुछ बदलावों को अगर यहाँ रखा जाए तो सबसे पहले है कि प्री प्राइमरी में उन्होंने कहा है कि हम एक समान व्यवस्था करने जा रहे हैं। जैसे प्राइवेट जो स्कूल के बच्चे हैं वो 3 साल के जब होते हैं तो उनको प्ले स्कूल में भेज दिया जाता है। तो कहा जाता है कि जो गरीब के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए ऐसा प्ले स्कूल में मौका नहीं है। उनका पढ़ाई जब वो 5 साल का होता है तब जाके सरकारी स्कूल में नाम लिखाता है। इसलिए गरीबों के बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। इसलिए नई शिक्षा नीति जो है इसमें पूरा क्रांतिकारी बदलाव करने के लिए आया है। वो कह रहे हैं कि माने गरीब के बच्चों के लिए भी प्ले स्कूल से पढ़ाई का व्यवस्था शुरू किया जाए। तो जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए है कि प्ले स्कूल है, लेकिन सरकारी स्कूल में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो कहाँ उसका व्यवस्था हो? तो बोल रहे हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र उसके लिए व्यवस्था होगा। लेकिन आंगनवाड़ी की स्थिति क्या? आंगनवाड़ी पूरे देश भर में कम से कम 39 लाख चाहिए, लेकिन अभी मात्र 13 लाख है। और 13 लाख में भी जो उसका स्थिति है लगभग 80% ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र है जहाँ पर उसका खुद का मकान नहीं है। वो किसी सामुदायिक भवन में चल रहा है, जर्जर सरकारी भवन में चल रहा है, किसी निजी व्यक्ति के वो माने दलान में चल रहा है, या फिर ऐसे करके पेड़ के नीचे चल रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास क्लासरूम नहीं है, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है। तो आप सिर्फ नियम बना दीजिएगा कि नहीं प्ले स्कूल आपका शुरू हो गया 3 साल से, लेकिन उसके लिए अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उपलब्ध कराइएगा तो क्या होगा कि गरीब से गरीब आदमी भी वो छोटा माने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर ऐसा व्यवस्था हो गया तो कहीं भी प्राइवेट संस्थान खुलेगा तो उसमें आप अपने बच्चों को भेजेगा। और जान करके आश्चर्य होगा कि पहला और दूसरा क्लास को जो अभी माने प्राइमरी स्कूल में है, जहाँ कुछ भवन उवन बना हुआ है, वो उस भवन से निकाल करके आंगनवाड़ी केंद्र में ही देने की योजना है। जब ये नई शिक्षा नीति लागू होगी तो 3 साल का बच्चा होने के बाद आंगनवाड़ी केंद्र में चला जाएगा और वहाँ वो माने 8 साल की उम्र तक रहेगा। यानी पहला और दूसरा क्लास जो है उसको उसी में पढ़ना है। तो सोच करके देखिए, पहले सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ पे कुछ टीचर है, कुछ किताबें मिलती हैं, लेकिन वहाँ उसको आंगनवाड़ी केंद्र में खेल खेल में सिखाया जाएगा। न तो वहाँ शिक्षक है, वहाँ जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है वो भी ट्रेंड नहीं है। वो उनको किसी तरह इतना ना कम वेतन मिलता है। पोषाहार ये सब योजना चल रहा है, उसका हालत आप देख ही रहे हैं कि कैसे वो सब सिस्टम चल रहा है। तो इस तरह का अगर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर लाए हुए अगर ऐसा व्यवस्था लाया जाता है तो ये शिक्षा और भी कमजोर होगा। सरकारी स्कूल के बच्चे माने पहला दूसरा क्लास अगर आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ेंगे तो उनका हालत और भी पढ़ाई लिखाई जो है कमजोर होगा। आगे जाइएगा तो देखिएगा कि वोकेशनल एजुकेशन शुरू किया जा रहा है 6ठा 7वां में, 6ठा क्लास में। ये वोकेशनल एजुकेशन क्या है? तो वो टोकरी बुनने का, माने मुर्गी पालन करने का, बाल काटने का, साइकिल का पंचर बनाने का, ये सब 6ठा के बच्चों को सिखाया जाएगा। आप सोच करके देखिए, जो गरीब के बच्चे हैं वो पढ़ने में उनका ज़्यादा ध्यान जाएगा कि वो सब काम में वो माने उनका ध्यान जाएगा। इसलिए ये अगर हम लोग देखें तो गरीबों के बच्चों को माने सही शिक्षा से ध्यान भटकाने के लिए ये नए शिक्षा नीति में लाया जा रहा है, जो पूरी तरह से नुकसानदायक पहलू। आगे जाइएगा तो 10वीं बोर्ड परीक्षा को खत्म किया जा रहा है। पहले 8वां तक पास फेल नहीं था, अब 10वां में भी बोर्ड का परीक्षा नहीं होगा। जो आप लोग देखते हैं कि 10वां में जब हम लोग जाते हैं तो बच्चा सबको 1 साल पहले ही से ध्यान रहता है कि नहीं, अगर 10वां में अच्छा से तैयारी करके नहीं रखेंगे तो बोर्ड की परीक्षा पास नहीं करेंगे। अभी देखिए कि वो भी बोर्ड का परीक्षा खत्म किया जा रहा है। और 9वां से लेके 9वां 10वां 11वां 12वां ये चारों क्लास में सेमेस्टर सिस्टम लाया जा रहा है। यानी 6 महीना पर एग्जाम स्कूल स्तर पर, और एक 12वीं में जो है बोर्ड एग्जाम होगा।
तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, फीस ज़्यादा बढ़ेगा। जो फीस एक साल में एक बार लगता है 6-6 महीना पर लगेगा। और इसका अनुभव जो लोग 3 साल के बीए को 4 साल में कर रहे हैं उनको अनुभव हो रहा होगा कि वहाँ किस तरीके से जो बीए का पढ़ाई 3 साल का ग्रेजुएशन का वो मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये में हो जाता था। आज स्थिति ये हो गया है कि लगभग 25-30 हज़ार तक मैंने पहुँच गया है। तो ये इस तरीके से जो फीस बढ़ेगा तो ये क्या छात्र हित में है? तो ये नई शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा देखिएगा कि शिक्षा के अंदर में जो पहले से जो माने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब है कि जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका संचालन माने सिर्फ सत्ता के केंद्र में नहीं है, माने जो केंद्रीय सत्ता है उसके नेतृत्व में नहीं है, उसके शिकंजा में नहीं है, बल्कि वो अलग अलग संस्थाओं में बटा हुआ है। और उसमें आम लोगों का भी एक माने हस्तक्षेप करने का अधिकार है। जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, जो साथी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, खासकर पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में माने यूनिवर्सिटी की अपनी ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है। जैसे माने बिहार का सरकार चल रहा है तो सरकार को चलाने के लिए विधानसभा माने बना हुआ है, उसमें कानून बनता है, उसके आधार पर चलता है। उसी तरीके से कॉलेज विश्वविद्यालय को चलाने के लिए वहाँ पर बना हुआ है एकेडमिक बॉडी, एकेडमिक काउंसिल, सिंडिकेट और सीनेट। ये तीनों जगह पर चर्चा हो करके कि कॉलेज में फीस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कौन नियम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब चर्चा करने का अधिकार है। वो जो नई शिक्षा नीति लाई जा रही है उसमें जो HECI लाया गया है उसमें ये सारे जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है उसको खत्म किया जा रहा है। कोई माने छात्रों का चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से जो होता है वो होगा नहीं, वो माने सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बदलाव हो रहे हैं प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, जिसको चर्चा करने के लिए अलग से एक हम लोग रख सकते हैं जिसमें सभी विषय पर चर्चा होगी। इन मैंने संक्षेप में अगर कहा जाए तो ये जो नई शिक्षा नीति है, ये नीति पुरानी शिक्षा नीति के चलते हुए जो समस्याएं आ रही हैं उनको समाधान नहीं कर रही है, बल्कि उसको और भी खत्म करने और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करके प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने वाला है। इसलिए इसको रोकना जरूरी है और AITSO छात्र संगठन लगातार इसको लेकर के कोशिश कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि सरकार जो है इसी नई शिक्षा नीति के तहत क्लोजर मर्जर की नीति के तहत सरकारी स्कूल को बंद कर रही है। अपने बिहार के अंदर में भी लगभग 4000 के आसपास सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा चुका है। बगल में जो MP राज्य है मध्य प्रदेश, उसमें 94,000 स्कूलों को बंद करने जा रही है सरकार, और उसके जगह पर 12,000 स्कूल में बचेगा। टोटल लगभग 1,30,000 स्कूल था, उसमें 94,000 को बंद कर। मुद्दा है एजुकेशन, जस्टिस, वुमेन सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही संघर्ष के पहलू हैं। HECI के थ्रू हायर एजुकेशन को सेंट्रलाइज किया जा रहा है। इससे यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी खत्म होगी, टीचर्स और स्टूडेंट्स की आवाज़ दबेगी और एजुकेशन को मार्केट के हवाले कर दिया जाएगा। AITSO का ये मानना है कि एजुकेशन कोई कॉमोडिटी नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। और इसी तरह पब्लिक एजुकेशन को सिस्टमेटिकली कमज़ोर किया जा रहा है। सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद हो रहे हैं, फीस बढ़ रही है, स्कॉलरशिप कम हो रहे हैं। इसका सीधा नुकसान गरीब और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को है, जो आगे भी होता ही जा रहा है। एजुकेशन अगर महंगी होगी तो बराबरी का सपना कैसे पूरा होगा? क्योंकि बोला जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी बराबरी का उनको भी इक्वल वही एजुकेशन मिल रही है जो प्राइवेट में एजुकेशन मिल रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। जितना फीस बढ़ता जा रहा है तो जो गवर्नमेंट के स्कूल वाले बच्चे उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे और ना ही वहाँ पे क्वालिटी में पहुँच पा रहे हैं। तो ये चीज़ जो बराबरी बोला जा रहा है कि आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी फॉर ऑल लॉ, तो ये इक्वालिटी आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग कहाँ ये पूरा हो पा रहा है? 9 केस में ये मैंने लिखा था कि 9 केस सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि सिस्टम के चरित्र पर सवाल है। जब एक विक्टिम को जस्टिस के लिए सालों तक लड़ना पड़ता है तो ये डेमोक्रेसी की फेलियर है, क्योंकि जस्टिस में डिले का मतलब है कि जस्टिस का डिनायल। अगर डिले हो रहा है मतलब उसको जस्टिस नहीं मिल रही है। महिला सुरक्षा सिर्फ लॉज बनाने से नहीं होता है,
जब तक पैट्रियार्कल सोच समझते होंगे, मतलब जो मेल डोमिनेट अभी भी चल रहा है बहुत सारी जगह, स्पेशली अगर मैं कहूँ तो विलेज में ये ज़्यादा चल रहा है। मतलब मैं थोड़ा देखने के लिए गई तो ये विलेज में मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी बहुत ज़्यादा चल रहा है। हर चीज़ों में कहा जाता है कि तुम अपने भाई से पूछो या फादर से पूछो, किसी चीज़ का डिसीजन लेना है तो पहले पापा से डिसीजन लेना पड़ेगा। बाद में मैं ऐसा कह रही कि बाद में फिर वो कहीं और जाती है। तो अगर वो हमेशा अपने फादर से या फिर ब्रदर से ही डिसीजन लेती रहेगी, जब उसको खुद डिसीजन लेने का मौका मिला जाएगा तो फिर वो कैसे डिसीजन लेगी? उसके पास अगर उसके भाई नहीं है, उसके पास पापा नहीं है, तो वो खुद कैसे डिसीजन ले पाएगी? उसको आदत बन चुका है कि वो अगर किसी और से पूछेगी तब वो डिसाइड कर पाएगी किसी चीज़। तो वो तो आदत बन गया, उसको खुद तो ये बोला नहीं जाए कि तुम डिसीजन लो। जब तक वो खुद डिसीजन नहीं ले पाएगी तो वो डिसीजन लेना सीख भी नहीं पाएगी। छोटी छोटी चीज़ों में तुम्हें करना चाहिए कि तुम खुद से डिसीजन लो। जैसे कि मुझे आज है कि तुम्हारा मन है जाने का तो तुम जाओ, अगर नहीं हो तो ये मेरा खुद का डिसीजन है कि मैं सोची कि जाते हैं, कुछ अपनी बातें शेयर करूँ, इसलिए मैं आई। तो ये अपना अपना एक डिसीजन बनाना चाहिए और मेल पैट्रियार्कल को थोड़ा कम करना चाहिए। और ये था, इसमें पुलिस नेग्लिजेंस भी है, मतलब पुलिस भी इसमें ज़्यादा साथ कुछ देती नहीं है महिला सुरक्षा के मामलों में। और स्लो जस्टिस सिस्टम है। जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती, सेफ्टी का मतलब होता है फियर फ्री लाइफ। सिर्फ स्लोगन्स नहीं, स्लोगन्स देने से कुछ नहीं हो जाएगा। इसके लिए मेल को भी उसको फ्री रखना पड़ेगा और खुद भी वो बहुत बोल्ड टाइप की रहनी चाहिए, ना कि डर कर हर चीज़ों में। अरावली पहाड़ के ऊपर मैं कुछ लिखी थी कि अरावली पहाड़ हमारे लिए ऑक्सीजन, पानी और क्लाइमेट बैलेंस का सोर्स है, लेकिन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए इलीगल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के थ्रू इसे बर्बाद किया जा रहा है। अरावली का नुकसान मतलब NCR दिल्ली का भविष्य का नुकसान। और अगर दिल्ली का ही नुकसान हो जाएगा, वो तो हमारा कैपिटल है, और अगर कैपिटल ही नुकसान कर रहा तो बाकी स्टेट्स का क्या होगा? इसलिए AIDSO का कहना है, या फिर वो कहते हैं, विकास वही है जो एजुकेशन, जस्टिस, महिला सुरक्षा और प्रकृति को साथ लेकर चले, ना कि कॉर्पोरेट मुनाफा या फिर कॉर्पोरेट बेनिफिट के लिए सब कुछ कुर्बान कर ले। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वापस लो, वापस लो, वापस